Hello students. This is my second video, and as you see my first video, we are talking about electric current in the chapter of electricity. Today we are going to discuss the second topic, that is potential difference. What we are going to study today? Potential difference. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो करंट है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। आज हम सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर हम दूसरा जो इसको वर्ड बोलते हैं, दैट इज़ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों एक ही चीज़ें हैं। सीखते हैं क्या होती है, कैसे होती है। तो पहले मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। मैंने एक सर्किट बनाया। यहाँ पे आप देख रहे थे कोई बैटरी है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कि यहाँ से एक चार्ज, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्ट करंट कहाँ पहुँचता है? पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचता है। तो बेटा अब ये अपने आप तो पहुँचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगा? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज इनर्शिया। क्लास 9th में आपने फोर्स एंड लॉज एंड इट्स लॉज में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, इनर्शिया, दैट इज फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। याद है सबको क्या था इनर्शिया? इनर्शिया क्या बोलता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, if any object is in rest or in motion, will remain in their respective states until and unless any external force applied on it। क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर? इनर्शिया क्या था? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं। तो अगर ये केस सही है तो यहाँ पे जो चार्ज है अभी वो कैसी स्टेट में है? रेस्ट में है। तो वो रहेगा भी कैसे? रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो तो भाग के कहाँ पहुँच जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो उसको ये मूव करने की जो एनर्जी है, जो इसके मूव कर रहा है, इसको करवा रहा है मूव, वो कौन है? दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा हमने तो जो इस चार्ज को मूव करवा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, कौन करवा रहा है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कौन करवा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ये पढ़ा अभी तक। अब क्या है, होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? कि ये माइनस का जो एक चार्ज है, अपना जो चार्ज है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? उसको यहाँ से ये लेके यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो काम होगा। यस और नो? तो कितना वर्क कर रहा है, कितना उस चार्ज को ले जाने में कितना वर्क कर रहा है, और किसको ले जा रहा है? चार्ज को ले जा रहा है। दैट इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम V से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? V से करेंगे। वर्क डन को हमको पता है, हम क्या लिखते हैं? वर्क डन को W/Q। चार्ज को Q लिखते हैं, वर्क डन को W से डिनोट किया जाता है। अगर वर्क डन की यूनिट हम सबको पता है क्या होती है? जूल। क्या होती है वर्क डन की यूनिट? जूल। और चार्ज की हमने अभी अभी पढ़ी है थोड़ी देर हमारे लास्ट वीडियो में, दैट इज कूलॉम्ब। दैट इज कूलॉम्ब। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? क्या बेटा? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? वोल्ट। क्या होगी? वोल्ट। याद रहेगी ये बातें? पक्का?
तो क्या है, तो मैं इसके अगर डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस की आप डेफिनेशन लिखिए, तो मैंने क्या पढ़ा है तुमको? एक चार्ज को पूरे सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में जितना काम हो रहा है और कितना चार्ज वो लेके जा रहा है। तो अगर मैं इसका अगर डेफिनेशन बनाऊं तो वर्क डन ऑन एनी चार्ज to move it from one point to other point, is known as potential difference. क्या लिखा हमने? वर्क डन ऑन एनी यूनिट चार्ज लिख लो इसको। क्या लिख लो? यूनिट चार्ज। वर्क डन ऑन एनी यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बात याद रहेगी? पक्का? अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर लास्ट में एक हमने क्वेश्चन बनाया था, दैट इज व्हाट इज 1 एम्पियर, वैसे ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका व्हाट इज, क्या बनेगा? व्हाट इज 1 वोल्ट, या फिर डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में के लास्ट में हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या किया था बेटा? क्या बोल रहा है 1 वोल्ट? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आंसर क्या लिख सकता हूँ? when 1 joule work done on unit charge to bring 1 point to other point। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? सबको समझ में आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट काफ़ी बार आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से रखें और उसकी यूनिट्स ज़रूर याद रखें। यूनिट्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं एमसीक्यूज के अंदर, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम symbols that are used in a circuit। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स के डायग्राम्स बनाने होते हैं, तो उन सब के ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैंने बताए हैं, इनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे एक नाम आ रहा है बेटा एमीटर, एक आ रहा है वोल्ट मीटर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना भूल गया था, अभी सीख लेते हैं बेटा कि एमीटर क्या होता है। एमीटर बेटा एक मेजरिंग डिवाइस है। क्या है? मेजरिंग डिवाइस है दैट मेजर्स करंट, जो कि किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। हमने पढ़ा था करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर से ही क्या निकला? एमीटर। ये बात याद रहेगी। एंड द सेकेंड थिंग जो हमने देखी थी अभी, दैट इज वोल्ट मीटर। व्हाट इज इट? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है बेटा? इट इज ऑल्सो अ मेजरिंग डिवाइस, that measures voltage or potential difference।
क्या आपको ये बातें याद रहेंगी? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज ओम्स लॉ. A scientist come here whose name is Ohms. He gave a law, a relation between voltage and current. तो ज़रा ये बात सीखो कि उन्होंने देखा कि मैं जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज को इंक्रीज किया उन्होंने, वैसे वैसे उनका करंट भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. ये बात समझ में आई? जब उन्होंने वोल्टेज इंक्रीज किया तब क्या हो रहा था, करंट भी इंक्रीज हो रहा था. ठीक है. जब उन्होंने वोल्टेज को डिक्रीज किया तो उनका करंट भी क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ. तो उन्होंने देखा ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर मैं एक क्वांटिटी अगर बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी भी बढ़ रही है, कम कर रहा हूँ तो दूसरी भी कम हो रही है, तो ऐसा क्या किया जाए. तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि एक रिलेशन बन रहा है. रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन यहाँ से देखो, बढ़ाने पे बढ़ रहा है, कम होने पे कम हो रहा है. मतलब V और I दोनों क्या हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर मैं ज़्यादा वोल्ट की बैटरी यूज़ में लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा करंट मिलेगा. बात समझ में आ रही है? ज़्यादा वोल्ट की बैटरी ज़्यादा करंट, कम वोल्ट की बैटरी कम करंट. बात समझ में आई सबको? उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो करंट है और वोल्टेज, उनका रिलेशन तो ये है. उन्होंने कहा कि और यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, हम सबको पता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, R. R इज रेजिस्टेंस. R इज रेजिस्टेंस. R is resistance. Okay, we will discuss about resistance. Wait a minute. और उन्होंने एक बात और कही कि टेम्परेचर, क्या कहा बेटा उन्होंने, टेम्परेचर ऑफ वायर मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. ये नहीं कि वायर गर्म हो जाए, तब ये लॉ सही माना जाएगा. बात समझ में आई? रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हम बाज़ार में जाते हैं जब, वहाँ पे अलग अलग सस्ते वायर्स भी होते हैं, महंगे वायर्स भी होते हैं. उनके अंदर ऐसा क्या फ़र्क है बेटा, जो सस्ते वायर होंगे उनके अंदर रेजिस्टेंस हाई होता है. रेजिस्टेंस करता क्या है, आपके करंट को कम कर देगा. जो आपका करंट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा. बात समझ में आई? अगर आपने हाई रेजिस्टेंस वायर लिया तो, सस्ता वायर लिया तो, वहीं अगर हम अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है. तो उससे हमारा जो करंट का जो लॉस है वो बहुत कम होता है और हमको अच्छा आउटपुट मिलता है. बात समझ में आई? रेजिस्टेंस के बारे में अभी पढ़ेंगे. पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो बेटा लॉ हमारा क्या कह रहा है, तो अगर आपसे इसका स्टेटमेंट पूछा जाए कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे. तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस पूरे वायर पे लगता है. जब पूरा सर्किट पे जब घूम के आएगा क्या करेगा, एक चार्ज यहाँ से क्या करेगा बेटा, चार्ज पूरा ट्रैवल करेगा इधर से, फिर यहाँ पहुँचेगा. तो पूरे वायर पे तो ट्रैवल कर रहा है. तो अक्रॉस अ कंडक्टर या फिर अक्रॉस अ वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप, अक्रॉस अ वायर और अ कंडक्टर, across a wire or a conductor is directly proportional, हमने देखा यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द करंट. बात समझ में आई?
प्रोवाइडेड दैट, हमने एक लाइन लिखी थी कि टेम्परेचर ऑफ वायर मस्ट बी, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद में आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये क्या है, आपका स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है बेटा? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा? लिख लीजिए। आई होप आप सबने अभी तक सीखा होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने ख़त्म किया हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, हमने देखा था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू IR, वेयर हमने R को क्या बोला था? R इज रेजिस्टेंस। तो अब हम रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं बेटा। इसको पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेजिस्टेंस वर्ड से ही हमको पता चल रहा है, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। अगर हिंदी में बोलूँ तो रोकना, किसी कोई भी चीज़ चल रही है उसको रोकना मतलब रेजिस्ट करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो रेजिस्ट किस चीज़ को रेजिस्ट करेगा भाई? अगर मैं एक बनाता हूँ सर्किट, मैंने बनाया, एक बल्ब लगाया, बैटरी लगा दी, ठीक है, आई करंट चल रहा है, ठीक है, V वोल्ट की कोई बैटरी है, तो अब ये पाथ पे चल रहा है। अब चार्ज क्या करेगा? चार्ज मूव करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। चार्ज कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे पहुँचेगा। कितनी बार मैं ये चीज़ बता चुका हूँ आपको। तो अब क्या होगा? अब यहाँ से जो चार्ज इसके ऊपर जा रहा है और वहाँ से जब ये वापस आएगा, जब करंट के साथ में जब चार्ज वापस नेगेटिव टर्मिनल पर अट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा? तो बेटा आपके जो आमने सामने कोलिजन्स होगा। क्या होगा? कोलिजन होगा। चार्जेस का क्या होगा? कोलिजन होगा। अब कोई भी चीज़ टकराएगी तो क्या वो धीरे होगी? यस और नो? अगर कोई भी चीज़ आपस में टकराती हैं तब क्या होती हैं? धीरे होती हैं। तो पहला फैक्टर तो क्या है? जो हमारे चार्जेस हैं वो क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। सेकंड थिंग, अब जो वायर मैंने यूज़ किया है वो मेरे पास अच्छा वायर नहीं है, तो इसके अंदर क्या होंगी? इम्प्योरिटीज़ होंगी। क्या होंगी? इम्प्योरिटीज़ होंगी। अगर मैंने अच्छा वायर यूज़ नहीं लिया तो कुछ अदर पार्टिकल्स भी उस वायर के अंदर होंगे, तो जो आपके वायर, जो आपके जो चार्जेस है वो इन इम्प्योरिटीज़ के साथ में टकराएंगे और ये उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये भी क्या है? एक टाइप का रेजिस्टेंस ही तो हुआ, रेजिस्ट ही कर रहा है उसको। तो हम यहाँ से हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो कोलिजन होगी और इम्प्योरिटीज़ होगी। तो हमें रेजिस्टेंस से एक बात बताओ, रेजिस्टेंस हमें कम से कम रखना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा? जितना कम हो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ करंट उतना ही क्या होगा? अच्छा रहेगा। ठीक है, उतना ही प्रोडक्टिविटी ऑफ वोल्टेज भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। बात समझ में आई? रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकला यहाँ से, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्या बोला मैंने? R is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to its cross section area. L stands for length, L stands for length and A stands for area of cross section of wire. ये मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है? वायर है। तो इसकी कितनी लेंथ है? इसकी कितनी लेंथ है और ये कितना मोटा है? इसका जो ये बाहर का जो आपको दिख रहा है ये कितना मोटा वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उससे क्या करेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। क्या बना? R इस इन डायरेक्टली, क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? इन दोनों से क्या मैं ये लिख सकता हूँ? और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना है।
तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगा, रो। रो क्या है, कांस्टेंट है। रो आपका इम्प्योरिटीज को लेकर है, आपका टेम्परेचर को लेकर है, इन सब चीज़ों को से रो बनता है। रो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा कि एक वायर का रेजिस्टेंस इतना है, लेंथ इतनी है, एरिया इतना है, उसका मुझे कांस्टेंट निकाल के दो, रो की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, रो की वैल्यू। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ज़रा बताओ, R इंटू ए अपॉन एल। क्या ये बात याद रहेगी, पक्का। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, ओम। क्या होगी, ओम होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे। ओम को कैसे डिनोट किया जाता है, इस साइन से, ध्यान से देख लीजिए इस साइन को, और ओम, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस को फाइंड किसने किया था, ओम्स लॉ ने किया था ना, तो उन्होंने आर की जो यूनिट थी वो क्या दे दी, ओम दे दी। बात समझ में आई सबको, पक्का। चलो, इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे कि रेजिस्टेंस के जब कॉम्बिनेशंस देखेंगे हम, कि अगर मैं किसी कोई सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लगाऊं तो कैसे इफेक्ट होगा, अगर मैं उनको पैरेलल में लगाऊं तो कैसे एक सर्किट पे उसका जो करंट और वोल्टेज है वो इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर कैसे हम निकाल सकते हैं, फिर हम सीखेंगे एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो बहुत ही जल्द मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।